हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 10th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चनु मुनुस। तो आज मैं आप लोगों के लिए हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का वन शॉट अंडर 15 मिनट्स लेकर आई हूँ, वो भी माइंड मैप्स के हेल्प से, ताकि आप एक ही पेज में पूरे चैप्टर की समरी लिख लो और आपके लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए ये एक होली ग्रेल की तरह काम करे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है ना, दिस इज डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक मेन सेक्शंस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिप्रोडक्शन क्यों होता है। अब रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज की एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगी, स्पीशीज की कंटिन्यूटी नहीं बन पाएगी, यानी उसके साथ साथ एवोल्यूशन नहीं हो पाएगा, ये तो सबको पता है। अब सबसे पहले ना शुरुआत हुई थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कौन कौन से मोड्स होते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। सबसे पहले होता है बाइनरी फिशन, जिसमें एक सेल एसेक्सुअली यानी कि बिना किसी भी तरह के गैमीट के एक्सचेंज के या फिर गैमीट फॉर्मेशन के वो पूरा का पूरा सेल जो है वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2 डॉटर सेल्स। बाइनरी यानी कि 2 डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो जाएगा। नॉर्मल बैक्टीरियाज में इस तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन के बारे में। कभी कभी ना अनफेवरेबल कंडीशंस में एक सेल के चारों तरफ एक टफ लेयर, एक टफ कोटिंग होती है और उसके अंदर कंटिन्यूअसली न्यूक्लियस का डिवीजन होता रहता है, जिसके वजह से मल्टीपल फिजन्स हो जाते हैं। जब भी वो आउटर सेल जो है वो बर्स्ट करेगा, तब सारे के सारे न्यूक्लियस जो हैं, सारे के सारे जो सेल्स हैं उसमें से बर्स्ट आउट करेंगे, और ये प्लाज्मोडियम में ज्यादातर देखने को मिलता है। सो इट इज एन एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन। फिर हम देखेंगे बडिंग। बडिंग में कुछ नहीं, पूरी बॉडी में ना एक आउटग्रोथ निकल आती है जिसको हम बड कहते हैं। उसी आउटग्रोथ को जिसे हम बड कह रहे हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होता चला जाता है और वो पूरा एक बॉडी बना लेता है उस ऑर्गेनिज्म की, एंड वो कट ऑफ हो जाता है फ्रॉम इट्स पेरेंट बॉडी। और जैसे ही वो अपने पेरेंट बॉडी से कट ऑफ हो गया, उसकी बडिंग हो गई। ज्यादातर ये आपको ईस्ट में हाइड्रा में देखने को मिलेगा। फ्रैगमेंटेशन एक ऐसा तरीका होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जिसमें जो डेवलप्ड फिलामेंट्स होते हैं, स्पाइरोगाइरा फॉर एग्जांपल, उसके छोटे छोटे पीसेस बन जाते हैं। इट इज फ्रैगमेंटेड और ब्रोकन डाउन इनटू सेवरल पीसेस, और हर एक पीस डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है, जिसको हम फ्रैगमेंटेशन कहेंगे, और ये एक तरह का एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाता है। फिर हम बात करेंगे स्पोर फॉर्मेशन के बारे में। तो स्पोर्स भी डेवलप हो जाते हैं। कुछ फंगसेस में आपको स्पोर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यूजुअली ये भी अनफेवरेबल कंडीशंस में पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि किसी भी प्लांट बॉडी में ना फ्लावर के अलावा, यानी कि अनरिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जब प्रोपगेशन होता है, जब डेवलपमेंट होता है प्लांट के पार्ट्स का, तो हम उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। रूट, स्टेम और लीव्स के थ्रू जब कोई प्लांट का बॉडी डेवलप करता है, ग्रो करता है, दैट इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, दैट इज ब्रायोफिलम, जो प्रोपगेट करता है लीफ से। लीफ के मार्जिन में ना नॉचेस प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो नॉचेस ग्रो करेंगे, डेवलप हो जाएगा बड में, और फिर वो बड जो है शेड ऑफ कर जाएगा उस लीफ से और जमीन पर गिर जाएगा। जैसे ही वो सॉइल के कांटेक्ट में आएगा, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, ब्रायोफिलम की पूरी बॉडी डेवलप कर जाएगी। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स आपको पता है 2 जेंडर्स में डिवाइडेड है, मेल और फीमेल। तो मेल का अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, फीमेल का अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंटेन करेगा टेस्टिस, जिसे हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, क्योंकि वहीं पर स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है। फिर होता है वास डिफरेंस, जिसे हम स्पर्म डक्ट भी कहते हैं, जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस टू द पीनिस।
उसके बाद आ जाता है सेमाइनल वेसिकल, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये 3 एसेसरी ग्लैंड्स के सिक्रीशंस के साथ जब स्पर्म मिक्स होता है तो हम उसे सेमाइनल प्लाज्मा, सेमाइनल फ्लूइड कहते हैं या सीमन कहते हैं, जो स्पर्म्स को एक फ्लूइड मोबिलिटी के लिए प्रोवाइड करता है, फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करता है मोबिलिटी के लिए। फिर आ जाता है पीनस, जो कि एक इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू इजैकुलेशन हो सकती है, यानी कि पीनस के थ्रू स्पर्म का इजैकुलेशन हो सकता है। तो ये सारे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। अब हम आ जाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या ऑर्गन्स में। ओवरीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहां पर ओवा यानी कि एग का प्रोडक्शन होता है। वही एग जब रिलीज हो जाती है ओवरी से तो हम उसे ओव्यूलेशन कहते हैं। रिलीज होने के बाद वो पहुंच जाती है फेलोपियन ट्यूब में, जिसे ओविडक्ट भी बोला जाता है, और उसी ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन भी होती है। सो इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फिर हम बात करेंगे यूट्रस की। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो जाइगोट जब एम्ब्रियो में डेवलप होगा तो उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा यूट्रस में। यूट्रस की 3 लाइनिंग्स होती है, जिसमें जो इनर लाइनिंग है एंडोमेट्रियम वो शेड ऑफ कर जाती है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो। दैट लीड्स टू मेंस्ट्रुअल साइकिल। फिर आ जाता है सर्विक्स और वजाइना, जो एक तरह से रिसेप्टिकल की तरह काम करता है, जो रिसीव करता है स्पर्म को, या फिर हम इसे कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट भी। चलो अब हम लोग फिर से बात करेंगे, यहाँ पर आ जाते हैं फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। फर्टिलाइजेशन, जब मेल गैमीट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमीट यानी कि एग सेल या ओवा का जब फ्यूजन होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, और वही जाइगोट इम्प्लांट होगा यूट्रस के अंदर और डेवलपिंग फीटस में ग्रो कर जाएगा। फिर होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई है, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब उस एग के रिलीज होने के बाद वो एग तो वेस्ट हो गया ना, तो अब उस वेस्टेड एग को बॉडी के बाहर रिमूव करना पड़ेगा, तो उसका प्रोसेस होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। 5 अलग अलग फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, जिसमें से आ जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, उसके बाद आ जाता है प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज, उसके बाद आ जाता है सेक्रेटरी फेज, उसके बाद आ जाता है ल्यूटियल फेज। और इन फेजेस में अलग अलग तरीके से एग का डेवलपमेंट हो रहा होता है। इन केस एग फर्टिलाइज नहीं कर पाई तो बाय द एंड ऑफ 28 डे मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से कंटिन्यू हो जाती है। ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस तरह का रिप्रोडक्शन हो रहा है? थ्रू फ्लावर्स। अगर फ्लावर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन हो रहा है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अगर फ्लावर के अलावा प्लांट के बाकी नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हम उसी को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। फ्लावर्स के थ्रू रिप्रोडक्शन तब भी पॉसिबल है जब पॉलिनेशन होगा। पॉलिनेशन के लिए अलग अलग एजेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बायोटिक एजेंट्स होते हैं, एबायोटिक एजेंट्स होते हैं। बायोटिक एजेंट्स में इंसेक्ट्स आ जाती हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, बैट्स आ जाते हैं, जो कैरी करते हैं पॉलिन ग्रेन्स को फ्रॉम द एंथर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर और द सेम फ्लावर। उसके बाद एबायोटिक फैक्टर्स में आ जाता है विंड, वाटर, इसके थ्रू भी पॉलिनेशन हो पाती है। पॉलिनेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें पॉलिन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा पर, और जैसे ही वो स्टिग्मा पर लैंड करेगा पॉलिन ट्यूब रिलीज हो जाएगी और उस पॉलिन ट्यूब के थ्रू मेल गैमीट्स पहुंच जाएंगे एम्ब्रियो सैक के अंदर, जहां पर वो मिलेगा एग सेल के साथ और फिर फर्टिलाइजेशन या सिंगैमी हो जाएगी। दैट विल लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। अब हम बात करेंगे दूसरा प्रोसेस, पॉलिनेशन हो गया, फ्यूजन हुआ मेल और फीमेल गैमीट का इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, और फिर जाइगोट का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। फिर सीड्स का प्रोडक्शन होता है। सीड कंटेन करती है एम्ब्रियो। बेसिकली सीड होती क्या है? सीड होता है एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट जो कि उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करेगा और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। तो ओव्यूल है ना,
फ्लावर के अंदर जो ओव्यूल प्रेजेंट है वही ओव्यूल आगे चलकर सीड में डेवलप हो जाती है और जो ओवरी होती है वो आगे चलकर फ्रूट में डेवलप हो जाती है। तो अब हम लोग फटाफट से रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्यों जरूरी होता है? ताकि एक इंडिविजुअल का फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग बना रहे एंड उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शंस ना हो और कोई भी ऐसी परेशानी ना हो जिससे उसकी लाइफ थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो सकती है। अब इसमें 3 मेजर पार्ट्स इंक्लूड हो जाते हैं। एक होता है बच्चों कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि वो मेथड जिसे अप्लाई करके हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार आओ फटाफट से इसके बारे में ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। बैरियर मेथड, यानी कि जैसे कि कॉन्डम्स यूज किया जाता है, डायफ्राम्स, वॉल्स वगैरह यूज किया जाता है, जो एक तरह से बैरियर की तरह काम करेगा और वो स्पर्म का इजैकुलेशन या स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करेगा इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फिर आ जाता है नेचुरल मेथड, यानी कि नेचुरली हम किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज कर सकते हैं। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस और विड्रॉल मेथड, ये दोनों आ जाते हैं नेचुरल मेथड के अंदर। आईयूडीज यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, कुछ कॉपर के बने हुए होते हैं, कुछ नॉर्मल डिवाइसेस होते हैं जिसे इंसर्ट किया जाता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में और वो स्पर्म की फेगोसाइटोसिस कर देता है और उसकी मोबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। बेसिकली वो स्पर्म्स जो है ना वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से आगे बढ़कर फेलोपियन ट्यूब तक पहुंच ही नहीं पाते। सो इट इज अ गुड काइंड और गुड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फिर आ जाता है सर्जिकल मेथड, इसे हम एक तरह से इरिवर्सिबल मेथड या परमानेंट मेथड भी बोल सकते हैं। 2 अलग अलग तरह की सर्जरीज होती है, मेल्स में अलग और फीमेल्स में अलग, वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी मेल्स में परफॉर्म किया जाता है जिसमें उनके वास डिफरेंस को कट एंड टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म का ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो सके इजैकुलेटरी डक्ट में। और ट्यूबेक्टोमी फीमेल्स में परफॉर्म किया जाता है जिनमें उनका फैलोपियन ट्यूब को कट और टाई कर दिया जाएगा जिससे ओवा का या फिर एग का ट्रांसपोर्टेशन फैलोपियन ट्यूब के तरफ ना हो पाए। सो ये दोनों इरिवर्सिबल टेक्निक्स होते हैं, यानी कि परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में आ जाते हैं। फिर आ जाता है एमटीपी, यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को नॉर्मल लैंग्वेज में इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोला जाता है, जो कुछ लॉज के मुताबिक सीवियर केसेस में अप्लाई किया जा सकता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक एमटीपी कराना सेफ होता है, उसके बाद वो हार्मफुल या फिर डेंजरस या रिस्की हो सकता है फॉर बोथ मदर एंड फीटस। तो ये हो गया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद हम बात करते हैं एसटीडीज के बारे में, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जो वायरसेस, बैक्टीरियाज और फंगसेस के थ्रू, प्रोटोजोन्स के थ्रू फैलते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर पर्सन ड्यू टू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। और इसे प्रिवेंट करने के लिए हम मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में बैरियर मेथड को यूज कर सकते हैं। बैरियर मेथड एक अच्छा मेथड है जिससे हम एसटीडीज को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत सारे वैक्सीन्स और बहुत सारे अर्ली डिटेक्शन सिम्टम्स हैं जो एसटीडी को अवॉइड किया जा सकता है। एड्स यानी कि अक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कॉज होता है बाय HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। अब इस वायरस के थ्रू जब एड्स होता है ना तो वो बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स कॉज करता है और मल्टीपल सिम्टम्स को टुगेदर हम कंस्टिट्यूट करते हैं सिंड्रोम में। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज प्रैक्टिकली मतलब टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, इसे सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन डेथ के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं और बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो दीज वर सम ऑफ द टॉपिक्स इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। पूरा का पूरा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस आप लोगों का फिनिश हो गया है 15 मिनट के अंदर, वन शॉट में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी देन प्लीज गिव अ लाइक, कमेंट करके बताना कि कहीं पर आपको डाउट है या नहीं है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और इस माइंड मैप को अपने पेज पर, अपने नोटबुक पर बनाकर स्टिक कर देना वॉल पे, ताकि लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो, हैसल फ्री रिवीजन आप कर सको। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं हम लोग दूसरे चैप्टर के 15 मिनट्स वन शॉट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।